Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to discuss about Indian Economic Service IES. आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी सर्विस यानी IES के बारे में। ये वीडियो जो है कंप्लीट गाइड और रोड मैप का काम करेगा। इस वीडियो का पर्पस है कि आपको इंडियन इकोनॉमी सर्विस एग्जाम के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाए। अगर आप यूपीएससी इंडियन इकोनॉमी सर्विस के सीरियस एस्पिरेंट हो तो ये गाइड आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कौन कराता है। तो ये यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाने वाली एक प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में इकोनॉमिस्ट की रिक्रूटमेंट होती है। ये वीडियो जो है आपको कंप्लीट गाइड प्रोवाइड करेगा, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न एंड डिटेल सिलेबस ब्रेकडाउन बेस्ड ऑन पीवाईक्यू एनालिसिस 2015-14 टू 2026 कवर करेगा। ठीक है, सो लेट्स सी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम ये देखेंगे कि कौन एग्जाम दे सकता है, एग्जाम पैटर्न में कितने पेपर होते हैं और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिटेल सिलेबस में हर सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है ये डिस्कस करेंगे। एंड पीवाईक्यू एनालिसिस जो है 2014 टू 2026 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर ये बताया जाएगा कि किस टॉपिक से कितना वेटेज आता है और प्रिपरेशन जो है हमें कैसे करनी चाहिए। ये रैंडम सिलेबस नहीं है बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाया गया है। सो लेट्स सी अबाउट दिस एग्जाम। हम डिस्कस करते हैं अबाउट दिस एग्जाम या अबाउट दिस सर्विस। ठीक है, सो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमी सर्विस यानी आईईएस एक्चुअली होती क्या है। आईईएस यूपीएससी के द्वारा रिक्रूट की जाने वाली एक ग्रुप ए सेंट्रल सर्विस है। इसका नोटिफिकेशन इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस यानी आईएसएस के साथ एक कंबाइंड नोटिफिकेशन में आता है, लेकिन दोनों सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग हैं और इनका सिलेबस भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है इसका नोटिफिकेशन जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के साथ ही रिलीज होता है, बट दोनों जो है पेपर अलग अलग होते हैं, सिलेबस भी इनका डिफरेंट होता है। जो ये इस वीडियो का कंसर्न है, यहाँ हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आईईएस ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हुआ, नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक हुआ। ठीक है, इनका मेन रोल होता है कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक पॉलिसीज में हेल्प करना। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात करें तो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो होती है इंडियन इकोनॉमी सर्विस की वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी का मतलब, इसका मतलब है कि आईईएस ऑफिसर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के पास होता है। जब आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको जो जब कैडर एलोकेट होता है वो कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब नेचर ऑफ वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है ये एग्जाम क्वालिफाई करके क्या करोगे, क्या क्या आपका रोल होगा। ठीक है, सो आईईएस ऑफिसर्स का काम ये होता है कि वो इकोनॉमिक रिसर्च करना और डाटा एनालिसिस करना, गवर्नमेंट के बजट और स्कीम्स का इवेल्युएशन करना, इकोनॉमिक सर्वे और पॉलिसी रिपोर्ट प्रिपेयर करना, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी पर गवर्नमेंट को एडवाइस देना, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी और इम्पैक्ट एनालिसिस करना। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आईईएस ऑफिसर्स का काम जो है फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा पॉलिसी मेकिंग और इकोनॉमिक एनालिसिस से रिलेटेड होता है। ठीक है, सो समझ गए कि नेचर ऑफ वर्क क्या है। आप ये ऑफिसर बन के क्या करोगे, तो रिसर्च एंड पॉलिसी ओरिएंटेड काम करोगे बेसिकली। ठीक है, डाटा एनालिसिस से रिलेटेड, बजट एंड स्कीम इवेल्युएशन। देन हम बात करते हैं आईईएस वर्सेस आईएएस में क्या डिफरेंस है। इसे भी समझना बहुत जरूरी है कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से जो ऑफिसर बनते हैं और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से जो ऑफिसर बनते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, तो एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है कि आईएएस और आईईएस में मेन डिफरेंस क्या है। तो आईएएस ऑफिसर्स जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर और इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन आईईएस ऑफिसर जो है वो स्पेशलिस्ट इकोनॉमिस्ट होते हैं। ठीक है,
ये इकोनॉमी, बजट, डाटा एनालिसिस और पॉलिसी मेकिंग में एक्सपर्ट रोल निभाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि आईईएस एक स्पेशलिस्ट जॉब है, ठीक है। वही जो आईएएस है वो क्या है, एक जनरलिस्ट जॉब है, ठीक है। ये एक जनरलिस्ट जॉब है और जो आईईएस है ये क्या है, स्पेशलिस्ट जॉब है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बच्चे करते हैं या एस्पिरेंट करते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है ये जनरल है, सबके लिए है, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट पसंद है और आप पॉलिसी मेकिंग में करियर बनाना चाहते हो तो आईईएस आपके लिए एक एक्सीलेंट करियर ऑप्शन होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं आईईएस की क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो क्राइटेरिया, जो एज क्राइटेरिया है वो 21 ईयर टू 30 ईयर है, मतलब मिनिमम आप 21 ईयर के होगे तब इस एग्जाम में बैठ सकते हो, और मैक्सिमम जो है 30 ईयर है फॉर जनरल कैटेगरीज, ठीक है। रिलैक्सेशन है एज में, जब आप SC ST हो 5 ईयर, ओबीसी हो तो 3 ईयर, पीडब्ल्यूबीडी हो तो 10 ईयर, समझ आया। जब आप SC ST हो तो मतलब आप जो है 30 ईयर मैक्सिमम नहीं होगा, आपका 35 होगा। जब आप ओबीसी हो तो आपको 3 ईयर का बस मिलेगा, तो आपका 33 होगा। वही जब आप डिसेबल कैंडिडेट हो तो आपको 10 ईयर, मतलब 40 ईयर तक आप इस एग्जाम में बैठ सकते हो। वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट जो है मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट्स में की है, ठीक है, वो जो है इस चीज के इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आईईएस जो है इसमें जो है जनरल इकोनॉमिक्स से भी अगर आपने मास्टर किया है तब भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। को किसी ने भी जो एमए जो है अपना इकोनॉमिक्स से किया है, ठीक है, वो एलिजिबल है इस एग्जाम को देने के लिए, एमए एमएससी जो भी। लेकिन जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस होता है उसमें ये है कि आपको स्टैटिस्टिक्स से जो है एमए करना होता है, ठीक है, या फिर मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स से या अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स से, इससे अगर आपका मास्टर्स है तब आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में बैठ सकते हो। नेशनैलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस जो है उसके 6 अटेम्प्ट है, ओबीसी को 9 अटेम्प्ट मिलेंगे, SC ST जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट है टिल अपर एज लिमिट तक, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR होता है, जो कि आप upsconline.nic.in पर जाकर रजिस्टर करते हो, ठीक है। तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, आप इसी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप बार बार, आपको OTR बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप जो है जो मल्टीपल अगर आपको अटेम्प्ट लगेंगे तो आप जो है एक बार OTR बना लेते हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और ये OTR से आप IAS का भी भर सकते हो, IES का भी भर सकते हो, और अदर यूपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं आप इसी OTR के थ्रू अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अपना एप्लीकेशन जो है, जिस भी सर्विस के लिए आप स्पेसिफिकली अप्लाई कर रहे हो उस चीज के लिए आप जो है क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे, लाइव फोटो कैप्चर होता है एप्लीकेशन के टाइम पे। जो फीस होता है वो 200 होता है फॉर जनरल, और याद रखना जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन तीनों का फीस लगता है 200 फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। वुमेन्स के लिए ये फ्री होता है, SC ST पीडब्ल्यूबीडी के लिए, ये कैंडिडेट्स के लिए ये जो फॉर्म फीस है वो फ्री होता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो SC ST या डिसेबल कैंडिडेट हो, चाहे जो वुमेन कैंडिडेट हो, वो इस स्तर तक पहुंचे कि इस एग्जाम को दे सके, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे पता ये चलता है कि जो भी हमेशा से शोषित लोग थे, ठीक है, चाहे औरतें हों, चाहे SC ST हो, चाहे डिसेबल कैंडिडेट हो, जिनका शोषण समाज में होता था या होता आया है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए जो एग्जाम फीस है वो फ्री रखी जाती है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम सेंटर आप केयरफुली चुन सकते हो, हर याद रखना अलॉटमेंट जो है बहुत सारे शहर में नहीं होता है, फ्यू मेट्रो सिटीज में ही इसका एग्जाम कंडक्ट होता है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होता है। जैसे जैसे फॉर्म भरते हैं, जैसे जैसे सीट अवेलेबल होता है, वहां वहां सेंटर मिलती है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो एंड एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगा। एक और चीज है, यहाँ मैं स्पेसिफिकली इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को टैकल कर रही हूँ। अगर किसी को इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो वो यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक। और अगर किसी को इस वीडियो का PDF चाहिए, डिटेल सिलेबस, जो मैं आगे आने वाले चंक में वीडियो बनाऊंगी, अगर उनका डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज बाइफ्रिकेशन चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ यस यू वांट PDF, देन मैं सोचूंगी कि टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं जहां पे मैं अपने PDFs को शेयर करना शुरू करूं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसका फॉर्म है वो कब आता है। तो ये फरवरी में रिलीज होता है, ठीक है।
एंड एप्लीकेशन जो है मार्च तक कंप्लीट हो जाता है और एग्जाम जो है कंडक्ट होता है जून में, ठीक है, याद रखना। तो जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो याद रखना, वो पैरेलली मत करो यार, वो मेस्ड अप हो जाता है, आपकी सिलेबस तो कवर हो जाता है, ठीक है, लेकिन आप एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करते हो, एमसीक्यू बेस्ड तैयारी करते हो, पर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे लिख लोगे? अगर आप बहुत टैलेंटेड हो तो आप डिस्क्रिप्टिव का भी प्रैक्टिस कर लिए 6 महीने जो भी कर रहे हो, डिस्क्रिप्टिव का भी हो गया, आपका एमसीक्यू की भी तैयारी हो गई, लेकिन यूजीसी नेट में एक पेपर वन भी जो है एक मेजर रोल प्ले करता है फॉर क्लियरिंग जेआरएफ ऐसा। तो आपका पेपर वन जो है वो भी एक अच्छा खासा टाइम मांगता है, और यहाँ पे जो जनरल पेपर है वो डिफरेंट ही है, यहाँ जीएस है पूरा, ठीक है। तो ये मत ट्राई करना यार कि दोनों पैरेलली आप पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आप सिलेबस दोनों का पैरेलली कवर कर सकते हो जो कोर इकोनॉमिक्स का है, बट जो जीएस पेपर है वो यहाँ पे पेपर वन और जीएस पेपर में काफी डिफरेंस है, ठीक है। तो आप एक काम करना, एक टाइम में एक ही एग्जाम कंडक्ट करना, एक ही एग्जाम जो है टैकल करना, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। बाकी इट्स अप टू योर कैपेबिलिटी। अच्छा, हमने क्या डिस्कस किया कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन है, अर्ली मार्च में जो है इसका एप्लीकेशन क्लोज हो जाता है और एग्जाम जो है जून में कंडक्ट हो जाता है, और रिजल्ट जो है अराउंड अगस्त में आपका डिक्लेयर हो जाता है, और इंटरव्यू जो है दिसंबर तक हो जाता है, एंड फाइनल रिजल्ट आपका दिसंबर जनवरी के बीच में आ जाता है, एंड आपको आपको रिक्रूट कर लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो 2 स्टेज एग्जाम है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होता है, इंटरव्यू होता है, याद रखना। यहाँ पे एक कैच है कि प्रीलिम्स यहाँ नहीं होता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में प्रीलिम्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट मेंस होता है, डायरेक्ट डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है आपका, उसके बाद आपका इंटरव्यू वाइवा होता है, ठीक है। और रिटन एग्जाम जो है वो 1000 मार्क्स का होता है, कंडक्ट होता है 3 consecutive डे में, ठीक है। 3 दिन में ये जो है रिटन एग्जाम होता है, और हर दिन 2 पेपर होता है, ठीक है। हर दिन 2 पेपर होता है और हर पेपर 3 घंटे का होता है। तो याद रखना, यहीं से इसकी रिग्रियस प्रैक्टिस सोच लो कितनी करनी पड़ती है कि हर रोज आपको 6 घंटे लिखना होगा, हर रोज आपको 2 पेपर 6 घंटे लिखना होगा, 3 दिन लगातार बिना ब्रेक के, ठीक है। सो ये 3 आवर्स का पर पेपर होता है, ठीक। चलो देखते हैं, कोई पेपर एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता है, सब डिस्क्रिप्टिव होता है। सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल पेपर वन इंग्लिश, जनरल इंग्लिश का पेपर है एक, एंड दूसरा जो है जनरल स्टडी का पेपर है, ठीक है। और ये जो 4 पेपर है ये आपके कोर इकोनॉमिक्स के पेपर है। डिफरेंट क्या है इसमें? तो डिफरेंट है आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडी, जो आपको एक एक्स्ट्रा 2 यूनिट पढ़ने होंगे। तो ये जो दोनों पेपर है ये 100 मार्क्स के हैं ईच, और 3-3 घंटे इनका भी एग्जाम होता है। अगर हम बात करें अपने कोर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को की, तो इसमें जनरल इकोनॉमिक्स पेपर वन होता है, पेपर टू होता है, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर थर्ड होता है। तो ये जो डिवीजन किया गया है, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, इसमें जो हमारे 10 यूनिट्स आते हैं इकोनॉमिक्स के, डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनको बाइफ्रिकेट किया है ईच यूनिट में, ठीक है। तो ये देखो, ये जो है ये हमारे कोर इकोनॉमिक्स पेपर 200-200 मार्क्स के हो रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा इंडियन इकोनॉमी का पेपर है वो भी 200 मार्क्स का है, ये एक मेजर चंक है ये भी, ठीक है। एक 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 जो है इंडियन इकोनॉमी मेजर चंक प्ले करता है 200 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सब पेपर जो है 3-3 घंटे के होते हैं, ठीक। तो 3 हमारे जनरल इकोनॉमिक्स के पेपर 3 है, एंड इंडियन इकोनॉमी मिला के हमारा 4 जो है ओवरऑल कोर इकोनॉमिक्स का पेपर है, ठीक। इसके बाद बात करें तो टोटल रिटन मार्क्स जो है वो हमारा 1000 मार्क्स का हो गया इन सब पेपर्स को मिला के, एंड पर्सनालिटी टेस्ट जो है हमारा 200 मार्क्स का है, और ग्रैंड टोटल जो ये आपका एग्जाम होता है वो 1200 का होता है, और इसी पे आपकी कट ऑफ तैयार होती है, ठीक है। याद रखना कि कोई भी प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है परमिट नहीं है फॉर न्यूमेरिकल्स, ऐसा नहीं है कि आप कैलकुलेटर ले जा सकते हो इस एग्जाम में, ठीक है। ऑल 6 आईईएस पेपर आर डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव, हम डिस्कस कर चुके हैं, सभी डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव है। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड आंसर राइटिंग, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ही काफी नहीं है, आंसर राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वैकेंसीज की बात करें एंड कंपटीशन एंड आपकी अपनी ऑड्स के, तो देखो वैकेंसी जो है कंबाइंड रिलीज होती है एक नोटिफिकेशन में आईईएस एंड आईएसएस की, मैंने पहले बताया इकोनॉमिक सर्विस एंड स्टैटिस्टिकल सर्विस दोनों की कंबाइंड नोटिफिकेशन रिलीज होता है। जो वैकेंसीज है वो ईयरली फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है। अगर हम 2026 की साइकिल की बात करें जो अभी जून में कंडक्ट हुआ है, इसमें 16 आईईएस की पोजीशन निकली थी एंड 28 जो है आईएसएस की, ठीक है। तो 44 जो है टोटल पोजीशन निकली थी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की मिला के, ठीक है। वही इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में जो 16 सीट थी, इसमें भी रिजर्वेशन वगैरह अगर हटा दें तो मतलब ओवरऑल जो है आपकी
6 to 7 या 4 to 5 सीट जो है आपकी जनरल की निकलती है। 6 ओवरऑल, मुझे लगता है 6 to 7 जो है वो जनरल की निकलती है, बाकी जो है रिजर्व कैंडिडेट के लिए होती है। तो मतलब समझ लो कि कंपटीशन टफ है। पर एप्लीकेशन भी याद रखना, कैंडिडेट जो अप्लाई करते हैं वो बस 4,000 से 6,000 ही करते हैं, और अपीयर कितने होते हैं, 1200 से 1500। तो कंपटीशन आपका सिर्फ 1200 से 1500 के बीच में ही है। लेकिन समझो कि बात वही है कि 1200-1500 में 6 बच्चे या 4 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की। तो फाइनल सिलेक्शन 10 to 25 कैंडिडेट का पर ईयर होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में। ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो जो है 0.3% है टोटल एप्लीकेंट का। ठीक है, 0.3% जो परसेंट है टोटल एप्लीकेंट का आपका सक्सेस रेट इस। ठीक है, तो टफ है कंपटीशन, बट आपको पर्क्स भी तो उतना ही दे रहा है जितना टफ है कंपटीशन। और बीइंग एन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट, अगर आपको हाईएस्ट लेवल पे कहीं जाना है तो वो यही आना है। ठीक है, कि हम अपना इकोनॉमिक्स से पढ़ाई करके अगर हमें कहीं जाना है, कहीं वर्क करना है, तो ये हमारा हाईएस्ट लेवल है। अगर आप इकोनॉमिक्स से प्यार करते हो तो आप जरूर यहाँ इस एग्जाम को ट्राई करोगे देना। ठीक है, अच्छा। और अगर बात करें तो बस यही है कि आपका रफली 1 to 2% बच्चे अपीयर होते हैं, और उसमें 0.3% जो है आपका सक्सेस रेट है। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट अगर हम बात करें करियर के बारे में, ठीक है, पे एंड करियर के बारे में, तो स्टार्टिंग बेसिक पे जो है 56,100 है, लेवल 10 के अकॉर्डिंग, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी जो 8 पे लगेगा तो और बढ़ सकता है आपका। एंड ग्रॉस सैलरी जो है वो आपका डीए और हाउसिंग अलाउंस मिलके, टीए अलाउंस और अदर अलाउंस मिलके रफली आपको 80,000 से 95,000 पर मंथ एट एंट्री लेवल जो है इसकी सैलरी होती है। ठीक है, अगर करियर प्रोग्रेशन की बात करें, जैसे जैसे आप करियर में प्रोग्रेस करते हो आपकी सैलरी और बढ़ती ही जाती है, और ईयर वाइज ईयर तो बढ़ती ही है गवर्नमेंट सेक्टर में। तो अगर आपकी बात करें तो जूनियर टाइम स्केल से सीनियर टाइम स्केल, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, देन सिलेक्शन एडवाइजर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड हायर, इवेंचुअली आप प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर तक, लास्ट हायर में आप पहुंच सकते हो चीफ एडवाइजर लेवल तक। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो ये है आपका करियर प्रोग्रेशन, कि जूनियर टाइम स्केल पे आप अगर रिक्रूट होते हैं तो आप चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर तक पहुंच सकते हो। ठीक है, ओवरऑल आपकी करियर में तो करियर ग्रोथ भी है। पोस्टिंग जो है आपकी इंडिया में कहीं भी हो सकती है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में एंड डिपार्टमेंट में, जैसे आपका कैडर डिसाइड करेगा, कैडर अथॉरिटी। कैडर अथॉरिटी कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में जो आता है। अगर ऑफिशियल सिलेबस की ब्रॉड स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो 4 कोर इकोनॉमिक्स पेपर है, जो कि कितने मार्क्स के हैं? 1000 रिटन मार्क्स का है, एंड 1200 जो है टोटल है, अगर जीएस, इंग्लिश एंड इंटरव्यू को मिला दे तो। ठीक है, तो कौन कौन से पेपर है? तो जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 2, जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 3 एंड इंडियन इकोनॉमी, प्लस आपका जनरल इंग्लिश का पेपर है एंड जनरल स्टडी का पेपर है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस। ठीक है, और इसका डिटेल सिलेबस जो है, डिटेल ब्रेकडाउन टॉपिक वाइज जो है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, तो जनरल इकोनॉमिक्स का पहले पहले मैं क्या करूंगी कि पहले मैं आपका जनरल स्टडीज, जो आपका जनरल स्टडी का है, वो उसका मैं डिटेल सिलेबस टॉपिक वाइज जो है ब्रेक डाउन करके आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। दूसरा जो होगा वो हमारा रिलेटेड होगा अपने कोर इकोनॉमिक्स पेपर से। ठीक है, उसका सिलेबस मैं डिटेल बैकग्राउंड ब्रेक डाउन करके वो दूसरे वीडियो में अपलोड करूंगी। तो टोटल 3 to 4 वीडियो जो है मैं ले आऊंगी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अलॉन्ग विद। ठीक है, जो है इस वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के ब्रेकडाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपको देखना है तो जनरल इकोनॉमिक्स 1 में आपका माइक्रो आता है, वेलफेयर आता है, मैथमेटिकल एंड स्टैट्स आता है। ठीक है, वहीं जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 2 में मैक्रो, मनी एंड बैंकिंग, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स आ रहा है। देन जनरल इकोनॉमिक्स 3rd में पब्लिक फाइनेंस, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनोमेट्रिक्स। वहीं इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, करंट स्ट्रक्चरल पॉलिसी इशू, जो कि स्टैटिक और डायनेमिक को ब्लेंड करके पूछ रहा है। ठीक है, जनरल इंग्लिश में आपका एसए आएगा, कंप्रहेंशन आएगा, प्रेसिज राइटिंग आएगा, यूसेस आएगा। जनरल स्टडीज में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड करंट इवेंट। ठीक, सो ये रहा हमारा फुल इंडियन इकोनॉमी सर्विस का ऑफिशियल सिलेबस। ब्रॉडली स्ट्रक्चर में मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है मैं पार्ट 8 जो है वो होगा जनरल स्टडीज का डिटेल पीवाईक्यू बेस्ड बाइफ्रिकेशन ऑफ टॉपिक। ठीक है, सो ये आप जो है जरूर देखना इस वीडियो को, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जनरल साइंस, करंट इवेंट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी का डिटेल सिलेबस वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगी। एंड नेक्स्ट जो होगा आपका जनरल इकोनॉमिक्स का डिटेल पीवाईक्यू बाइफ्रिकेशन। ठीक है, थैंक यू।